क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि हमारे हाथ में जो एक छोटा सा फोन चार्जर होता है और यहाँ से मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर धड़क रहा एक विशालकाय पावर प्लांट, ये दोनों असल में एक हाई स्पीड रस्साकशी का खेल खेल रहे हैं। और वो भी कोई आम खेल नहीं, 1 सेकंड में 50 बार होने वाली रस्साकशी। बिल्कुल। मतलब हम बस दीवार पर लगा स्विच ऑन करते हैं और मान लेते हैं कि भाई रोशनी हो जाएगी। सब कुछ किसी जादू की तरह लगता है ना? हाँ, हम बिजली को बहुत हल्के में लेते हैं आजकल। हमारे लिए ये सिर्फ एक बाइनरी चीज बनकर रह गई है, या तो स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। सही बात है, लेकिन उस प्लास्टिक के स्विच के पीछे तारों का एक पूरा ब्रह्मांड है जिसके अपने नियम हैं, अपनी एक पूरी जिंदगी है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन यही है, उस दीवार के पीछे झांकना। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल है। हाँ, आज हम कुछ ऐसे स्टडी नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं जो मुख्य रूप से एसएससी, रेलवे और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं, हमारा इरादा यहाँ बैठकर परीक्षाओं के लिए रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, रट्टा मारने से विज्ञान समझ नहीं आता। हाँ, तो हम इन नोट्स को एक डिकोडर रिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे। सटीक बात है। देखिए, ये नोट्स भले ही तकनीकी लगें, लेकिन असल में ये हमारी आधुनिक दुनिया के काम करने का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। हम यहाँ विद्युत और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के उन सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे जो कागज पर तो सिर्फ फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन असल में वही हमारे घरों को, हमारे शहरों को चला रहे हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। जब मैंने पहली बार इन नोट्स को पढ़ा तो पहला ही शब्द मुझे मिला आवेश यानी चार्ज। हाँ, भौतिकी का सबसे बुनियादी शब्द। अब इसकी किताबी परिभाषा कहती है कि ये पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण वो किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। इसे कूलाम में मापा जाता है। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिमाग के ऊपर से सीधी बाउंसर फेंक दी हो। मैं समझ सकता हूँ, परिभाषाएं अक्सर ऐसी ही होती हैं। तो असल जिंदगी में ये आवेश आखिर है क्या? तारों के अंदर असल में दौड़ क्या रहा है? अच्छा, इस किताबी परिभाषा से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम इसे देखें तो दुनिया की हर चीज परमाणुओं से बनी है, यानी एटम्स से। हाँ, वो तो हमने स्कूल में पढ़ा था। बिल्कुल। और उन एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ज्यादातर इलेक्ट्रॉन शांति से अपने एटम के चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं होती। शरीफ बच्चे हैं वो। हाँ, शरीफ बच्चे। लेकिन कुछ धातुओं में ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही आजाद ख्याल के होते हैं। वे एक जगह टिक कर नहीं रहना चाहते। उन्हें बस एक हल्के से धक्के की जरूरत होती है और वे एक एटम से दूसरे एटम पर कूदने लगते हैं। अच्छा, मतलब वे हमेशा भागने की फिराक में रहते हैं। बिल्कुल। यही जो इलेक्ट्रॉनों की बेचैनी है, उनका जो ये झुंड है जो भागने के लिए तैयार खड़ा है, वही असल में आवेश या चार्ज है। ओहो, तो यानी जब हम कूलाम की बात करते हैं तो हम असल में उन बेचैन इलेक्ट्रॉनों की एक बहुत बड़ी फौज की बात कर रहे होते हैं जो बस दौड़ने के लिए बेताब है। एकदम सही। आप इसे एक बेचैन फौजी कह सकती हैं। लेकिन नोट्स आगे बताते हैं कि ये फौज हर जगह एक जैसी दौड़ नहीं लगा सकती। मतलब पदार्थों को उनके गुण के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं चालक या कंडक्टर्स। हाँ, ये वो हाईवे हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन बिना किसी रुकावट के दौड़ते हैं। यहाँ एक तथ्य ने मुझे थोड़ा चौंकाया। नोट्स कहते हैं कि चांदी यानी सिल्वर सबसे बेहतरीन विद्युत चालक है। तो अगर चांदी इतनी अच्छी है तो हम अपने घरों की वायरिंग में या सड़कों पर चांदी के तार क्यों नहीं लगाते? विज्ञान के नजरिए से देखें तो चांदी वास्तव में सबसे बेहतरीन है। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स सबसे आसानी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी खास रुकावट के। लेकिन विज्ञान को हमेशा अर्थशास्त्र के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता है। अर्थशास्त्र मतलब कीमत? हाँ, चांदी बहुत महंगी है। अगर हम पूरे शहर में चांदी के तार बिछाने लगे तो शायद तारों की कीमत पूरे शहर की कीमत से ज्यादा हो जाएगी। और चोरी का तो पूछे ही मत। अरे हाँ, लोग तो खंबे ही उखाड़ ले जाएंगे। इसीलिए हम तांबे यानी कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तांबा एक वर्किंग क्लास हीरो की तरह है। ये चांदी जितना परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है और काफी सस्ता भी है। समझ गए। इसके बाद आते हैं अचालक या नॉन कंडक्टर्स। लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनों की फौज को आगे बढ़ने ही नहीं देते। लेकिन नोट्स में एक नाम शुद्ध जल यानी प्योर वाटर का भी है। हाँ, ये एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है। मुझे हमेशा लगता था कि पानी और बिजली तो एक दूसरे के पक्के दुश्मन है। पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है, तो शुद्ध जल अचालक कैसे हो गया? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है।
असल में पानी अपने आप में बिजली का सुचालक नहीं होता। पानी में जो मिनरल्स, लवण या सॉल्ट्स और अशुद्धियां घुली होती हैं, वे करंट को रास्ता देती हैं। मतलब नल के पानी में जो करंट आता है वो पानी की वजह से नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो नल के पानी में घुले हुए खनिजों की वजह से है। अगर हम एकदम शुद्ध जल लें जिसमें कोई मिनरल ना हो, तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को आगे ले जाने के लिए कोई गाड़ी या आयन मौजूद ही नहीं होते। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जहां तक रबर या प्लास्टिक की बात है, तो अचालक होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर चालक वो नदी है जिसमें करंट बहता है, तो अचालक उस नदी के मजबूत किनारे हैं जो पानी को बाहर नहीं आने देते। सही कहा। अगर किनारे ना हो तो नदी का पानी शहर में घुस जाएगा, यानी करंट हमें झटका दे देगा। अचालक इलेक्ट्रॉनों को उनके रास्ते पर बांध कर रखते हैं। यानी करंट को रास्ता दिखाना जितना जरूरी है, उसे रास्ते से भटकने से रोकना भी उतना ही जरूरी है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब तीसरे नंबर पर जो पदार्थ आता है वो थोड़ा अजीब है। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ, ये आधुनिक विज्ञान का चमत्कार है। ये ना तो पूरी तरह से चालक है और ना ही अचालक। मुझे ये किसी वीआईपी नाइट क्लब के बाउंसर की तरह लगते हैं। बाउंसर? ये एनोलॉजी कैसे काम करती है, जरा समझाइए, मुझे ये दिलचस्प लग रहा है। देखिए, चालक एक ऐसे खुले दरवाजे की तरह है जहां से कोई भी अंदर आ सकता है। अचालक एक मजबूत दीवार की तरह है जहां से कोई अंदर नहीं आ सकता। लेकिन ये जो अर्धचालक है, ये दरवाजे पर खड़ा वो बाउंसर है जो तय करता है कि कौन सा करंट अंदर जाएगा और कौन सा नहीं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई में ले जाएं, तो इस बाउंसर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? जब हम सिलिकॉन पर एक खास मात्रा में वोल्टेज लगाते हैं, तो बाउंसर वीआईपी रस्सी खोल देता है, यानी करंट बहने लगता है। और जब वोल्टेज हटाते हैं तो रस्सी बंद हो जाती है, यानी करंट रुक जाता है। और यही चालू बंद असल में कंप्यूटर की भाषा 1 और 0 बन जाता है। बिल्कुल, इसी बाउंसर वाले गुण की वजह से आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट सर्वर्स, इन सब के अंदर अरबों की संख्या में यही सिलिकॉन के बाउंसर बैठे हैं, जो लगातार करंट को रोक और छोड़ रहे हैं। यानी अगर अर्धचालक नहीं होते तो आज हम ये चर्चा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते। एकदम सही, हम आज भी शायद चिट्ठियां ही लिख रहे होते हैं। खैर, ये तो हुई पदार्थों की बात, लेकिन अब जरा इस करंट के बहने के तरीके पर आते हैं। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, नोट्स के अनुसार इसे एम्पियर में मापा जाता है और करंट 2 तरह का होता है, डीसी और एसी। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, डीसी के बारे में नोट्स बताते हैं कि ये हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे बैटरी से मिलने वाली ऊर्जा। अगर मैं इसे एक विजुअल रूप दूं, तो डीसी एक वन वे स्ट्रीट की तरह है, जहां गाड़ियां सिर्फ एक ही दिशा में जा रही हैं। हाँ, डीसी बहुत ही सीधी सादी है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या है। इसे बहुत लंबी दूरी तक भेजना मुश्किल होता है। रास्ते में ऊर्जा कम हो जाती है क्या? हाँ, रास्ते में बहुत सारी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। इसीलिए एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को पावर ग्रिड के लिए चुना गया। और यही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। नोट्स कहते हैं कि भारत में एसी करंट की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है, आगे पीछे, जैसे कोई पेंडुलम हो। बिल्कुल, बहुत तेजी से हिलता हुआ पेंडुलम। तो मुझे एक बात समझाइए, अगर करंट का मतलब इलेक्ट्रॉनों का बहना है और एसी में वे सिर्फ अपनी जगह पर आगे पीछे कांप रहे हैं, तो वे तो कहीं पहुंच ही नहीं रहे। तो फिर मेरे घर का टीवी कैसे चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पावर प्लांट से मेरे घर तक आए ही नहीं? हाँ, मैं तो यही सोचती थी। पर ऐसा नहीं है। इसे न्यूटन के उस डेस्क वाले खिलौने की तरह सोचिए, जिसमें स्टील की बहुत सारी गेंदें एक लाइन में लटकी होती हैं। वो न्यूटन्स क्रैडल? बिल्कुल वही। जब आप एक तरफ की गेंद को छोड़ते हैं, तो वो दूसरी को मारती है, दूसरी तीसरी को, और एकदम आखिरी वाली गेंद हवा में उछल जाती है। क्या पहली गेंद आखिरी गेंद की जगह पर गई? नहीं, वो तो अपनी जगह पर रुक गई। सही कहा, उसने सिर्फ अपनी ऊर्जा आगे ट्रांसफर की। एसी करंट में भी ठीक यही होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर आगे पीछे कांपते हैं, लेकिन वे अपनी ऊर्जा की लहर को तारों के माध्यम से प्रकाश की गति के करीब आगे बढ़ा देते हैं। ओहो, मतलब टीवी इलेक्ट्रॉनों को नहीं, उस लहर की ऊर्जा को इस्तेमाल करता है। एकदम सही, ऊर्जा की लहर आ रही है, पदार्थ नहीं आ रहा। ये तो सच में दिमाग खोल देने वाली बात है। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। दीवार से जो ऊर्जा आ रही है वो एसी है, आगे पीछे कांपती हुई।
लेकिन मेरे मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी है उसे तो डीसी चाहिए, यानी एक सीधी वन वे स्ट्रीट। हाँ, बैटरियां सिर्फ डीसी पर काम करती हैं। तो जब मैं फोन को चार्जिंग पर लगाती हूँ तो उस वक्त असल में क्या होता है? यहीं पर चार्जर का काम शुरू होता है। नोट्स में एक उपकरण का नाम है दिष्टकारी या रेक्टिफायर। आपका जो फोन का चार्जर है उसके अंदर यही रेक्टिफायर बैठा है। तो वो करता क्या है? उसका काम है उस आगे पीछे भागते एसी करंट को पकड़ना और उसे चॉप करके या सीधा करके एक स्थिर एक दिशा में बहने वाले डीसी करंट में बदल देना, ताकि बैटरी उसे शांति से स्टोर कर सके। अच्छा, और इसका ठीक उल्टा काम इन्वर्टर करता होगा। जब बिजली चली जाती है तो बैटरी में जमा शांत डीसी करंट को वापस उस कामते हुए एसी करंट में बदलना पड़ता है, क्योंकि घर के पंखे और लाइटें उसी एसी के आदी हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रेक्टिफायर एसी को डीसी बनाता है और इन्वर्टर डीसी को वापस एसी बनाता है। अब जब हम इस बहाव को समझ ही रहे हैं तो हमें उस नियम पर भी बात करनी होगी जो मुझे लगता है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गॉडफादर है, ओम का नियम, ओम्स लॉ। अरे हाँ, V=IR। हाँ, यानी वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध का संबंध। हर परीक्षा में ये फॉर्मूला आता ही है, लेकिन असल जिंदगी में इस VI और R का मतलब क्या है? ओम के नियम को समझने का सबसे आसान तरीका है पानी के पाइप की कल्पना करना। ठीक है। पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है वो करंट है, यानी I। पानी को पीछे से जो मोटर धक्का दे रही है वो वोल्टेज है, यानी V। ओके, धक्का वोल्टेज है। और R? पाइप के अंदर की जो सतह है जो पानी को रगड़ रही है, या मान लीजिए अगर पाइप में कचरा फंसा है जो बहाव को रोक रहा है, वो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है, यानी R। मतलब वोल्टेज जितना ज्यादा धक्का देगा करंट उतना तेज बहेगा, लेकिन अगर प्रतिरोध बढ़ गया, जैसे पाइप पे चिपक गया, तो करंट कम हो जाएगा। सही है। और ये प्रतिरोध सिर्फ एक रुकावट नहीं है, ये असल में इलेक्ट्रॉनों का परमाणुओं से टकराना है। जब इलेक्ट्रॉन तारों के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वे धातु के परमाणुओं से टकराते हैं। और टकराने से क्या होता है? इस टकराव से घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है, और हम सब जानते हैं कि जहां घर्षण होता है वहां गर्मी पैदा होती है, यानी हीट। अरे, और यहीं से हम एक और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं, जानबूझकर रुकावट पैदा करना। बिल्कुल। नोट्स में इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा गया है। यानी जब हम सुबह कपड़ों पर आयरन करते हैं या सर्दियों में रूम हीटर चालू करते हैं तो हम असल में यही कर रहे हैं ना? हाँ, हम जानबूझकर करंट के रास्ते में एक ऐसा तार लगा देते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। हम इलेक्ट्रॉनों को एक बहुत ही संकरे और उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर देते हैं। सही कहा। वे आपस में और परमाणुओं से इतनी जोर से टकराते हैं कि बहुत भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। तो हम उनकी लड़ाई से पैदा होने वाली गर्मी से अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं। ये तो इंसान की बहुत ही स्मार्ट चाल है। बिल्कुल स्मार्ट चाल है। और नोट्स आगे बताते हैं कि ये घर्षण सिर्फ गर्मी ही नहीं, रोशनी भी दे सकता है। पुराने वाले वो पीले वाले विद्युत बल्ब का उदाहरण दिया गया है, उसमें टंगस्टन धातु का इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टंगस्टन बहुत ही जिद्दी धातु है। जिद्दी? हाँ, जब उसमें से करंट गुजरता है तो उसका प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है कि वो भयंकर रूप से गर्म हो जाता है। कोई आम धातु होती तो वो इस गर्मी से पिघलकर टूट जाती। हाँ, लोहा तो पिघल जाता। लेकिन टंगस्टन का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा होता है, करीब 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वो पिघलता नहीं बल्कि इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो अपनी हताशा में चमकने लगता है। हताशा में चमकने लगता है? हाँ, और उसी चमक को हम रोशनी कहते हैं। टंगस्टन अपनी जिद की वजह से चमकता है, लेकिन इसके एकदम विपरीत एक और उपकरण है जिस पर परीक्षा में हमेशा सवाल आते हैं, विद्युत फ्यूज। फ्यूज हमारे घरों का रक्षक? नोट्स के मुताबिक फ्यूज सीसा यानी लेड और टिन की मिश्र धातु से बनता है। इसका प्रतिरोध तो उच्च होता है लेकिन गलनांक बहुत कम होता है, यानी ये टंगस्टन की तरह जिद्दी नहीं है। और उसका कमजोर होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे तो ये फ्यूज घर के किसी बॉडीगार्ड की तरह लगता है। वो कैसे? आ गया। अगर वो करंट टीवी या फ्रिज तक पहुंच गया तो सब कुछ जल जाएगा, लेकिन दरवाजे पर ये फ्यूज खड़ा है। हाँ, सबसे पहले करंट उसी से गुजरेगा। जैसे ही ज्यादा करंट आता है ये भी गर्म होता है, लेकिन क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम है, ये टंगस्टन की तरह बहादुरी से खड़ा नहीं रहता, ये तुरंत पिघल जाता है। और संपर्क टूट जाता है। बिल्कुल, और इसके पिघलते ही सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट रुक जाता है और घर सुरक्षित बच जाता है। मतलब उसने खुद की जान देके घर को बचा लिया। बॉडीगार्ड वाली ये उपमा एकदम सही है। इंजीनियर जानबूझकर एक कमजोर कड़ी बनाते हैं
ताकि जब सिस्टम पर दबाव पड़े तो वो कमजोर कड़ी टूट जाए और बड़ा नुकसान ना हो। बहुत ही शानदार डिजाइन है। लेकिन अगर रोशनी की बात करें तो टंगस्टन अब तो इतिहास बन चुका है। नोट्स में CFL और LED का जिक्र है। हाँ, अब तकनीक बदल गई है। एक चीज जो मुझे हैरान कर गई वो ये कि CFL बल्बों के अंदर पारे यानी मर्करी की वाष्प होती है। पारा तो बहुत जहरीला होता है। क्या इसीलिए अब LED का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? वो एक कारण है, लेकिन असली कारण ऊर्जा की बचत है। और रुकिए, नोट्स में लिखा है कि LED अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थों से बनती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं, जिनसे कंप्यूटर की चिप्स बनती हैं। वो बाउंसर। तो क्या हमारी आधुनिक LED लाइट्स असल में चमकने वाली माइक्रोचिप्स हैं? आपने बिल्कुल सही तार जोड़े हैं। LED का पूरा नाम ही है लाइट एमिटिंग डायोड, और डायोड एक अर्धचालक उपकरण होता है। तो इसमें टंगस्टन की तरह गर्मी पैदा नहीं होती? नहीं, टंगस्टन बल्ब की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो 90% ऊर्जा को सिर्फ गर्मी बनाने में बर्बाद कर देता था। सिर्फ 10% रोशनी मिलती थी। लेकिन LED में कोई तार गर्म नहीं होता। तो रोशनी कैसे आती है? जब अर्धचालक के उस बाउंसर के पास से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वे एक विशेष तरीके से अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं, जो सीधे प्रकाश के रूप में बाहर आती है, बिना किसी गर्मी के। इसीलिए LED सबसे ज्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं। ये तो कमाल का विकास है। अब तक हमने देखा कि बिजली से गर्मी बन सकती है और रोशनी भी बन सकती है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। हाँ, और वो सस्पेंस दुनिया को बदलने वाला है। बिजली की एक और अदृश्य सुपर पावर है, गति यानी मोशन। नोट्स का एक बड़ा हिस्सा चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म और ऊर्जा के रूप बदलने पर है। और यहाँ 1831 का एक साल लिखा है और एक नाम है माइकल फैराडे। विज्ञान के इतिहास के सबसे महान नामों में से एक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज। इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? क्योंकि फैराडे से पहले बिजली बनाने का मतलब था बैटरियों में रासायनिक रिएक्शन करना, जो बहुत महंगा था और उसकी एक सीमा थी। फैराडे ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने तांबे के तार की एक कुंडली या कॉइल ली जिसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी थी। उन्होंने बस एक चुंबक लिया और उसे उस तार की कुंडली के अंदर बाहर तेजी से हिलाया। और क्या हुआ? और अचानक उस तार में करंट बहने लगा। क्या बात कर रहे हैं? बस एक चुंबक को तार के पास हिलाने से करंट पैदा हो गया? ये कैसे मुमकिन है? ये हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत ही खूबसूरत नियम है। चुंबकीय क्षेत्र की जो अदृश्य रेखाएं होती हैं, वे असल में तार के अंदर बैठे उन आजाद इलेक्ट्रॉनों पर एक भौतिक धक्का लगाती हैं। अच्छा, तो चुंबक उनको धकेलता है। हाँ, जब आप चुंबक को हिलाते हैं तो वो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उन इलेक्ट्रॉनों को झाड़ू की तरह एक दिशा में धकेलने लगता है, और इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में बहना ही तो करंट है। मतलब मोशन से सीधे बिजली पैदा हो रही है। तो क्या हमारे आज के विशालकाय पावर प्लांट भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं? 100%। हर कोयला खदान, हर परमाणु रिएक्टर, हर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम असल में सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। वे किसी न किसी टरबाइन को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो टरबाइन क्या करता है? वो टरबाइन तारों की विशाल कुंडलियों के बीच एक बहुत बड़े चुंबक को घुमा रहा है। चुंबक घूमता है, इलेक्ट्रॉन धकेले जाते हैं और हमारे घरों तक बिजली पहुंच जाती है। और जो मशीन इस यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे डायनमो या जनरेटर कहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन नोट्स पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि डायनमो का एक जुड़वां भाई भी है जो बिल्कुल इसके विपरीत काम करता है, विद्युत मोटर। हाँ, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप एक मशीन को अपने हाथ से घुमाते हैं तो वो आपको बिजली देगी, ये डायनमो है। और अगर आप उसी मशीन को दीवार से बिजली देते हैं तो वो खुद ब खुद घूमने लगेगी, ये मोटर है। एकदम सही एनालॉजी है। हमारे घर के पंखे, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, इन सब में मोटर ही तो लगी है जो बिजली को वापस गति में बदल रही है। हम फैराडे के उस नियम को दोनों तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। डायनामो गति को बिजली बनाता है, मोटर बिजली को गति बनाती है, और बैटरी रसायनों की ताकत को बिजली में बदल देती है। ये सारी ऊर्जा, ये सारा विज्ञान जब तारों के लंबे सफर के बाद हमारे घर की दीवारों तक पहुंचता है तो हमारी कहानी आखिरी हिस्से तक आ जाती है, घरेलू विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा, जो कि हर नागरिक के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ तारों के रंगों का एक कोड दिया गया है, लाल तार, काला तार और हरा तार।
बचपन से हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में देखते आए हैं कि हीरो टाइम बॉम्ब के सामने खड़ा है और पसीने पसीने होकर सोच रहा है कि लाल तार काटूं या काला। हाँ, वो क्लासिक बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला सीन। मैं सोचती थी कि रंग से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन विज्ञान के नोट्स बताते हैं कि फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लाल तार असल में लाइव या धनात्मक तार होता है। पावर ग्रिड से जो ऊर्जा की लहर जिसकी हमने पहले बात की थी, वो इसी लाल तार से होकर हमारे घर के उपकरणों तक आती है। ये सबसे खतरनाक तार है। और काला तार उदासीन या न्यूट्रल होता है। जी, सर्किट को पूरा करने के लिए एक वापसी का रास्ता चाहिए होता है। ऊर्जा लाल तार से आती है, उपकरण में अपना काम करती है और काले तार से वापस लौट जाती है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा तार भी होता है जिस पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते, हरा तार। नोट्स कहते हैं कि इसे भूसंपर्क या अर्थिंग कहते हैं। ये सुरक्षा के लिए है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत अहम है। मान लीजिए आपके घर में एक लोहे की बॉडी वाला फ्रिज है। लाल तार से करंट आ रहा है, लेकिन किसी वजह से अंदर ही अंदर वो लाल तार कट गया और फ्रिज की लोहे की बॉडी से टच हो गया। ओहो, अब तो पूरे फ्रिज में करंट दौड़ रहा होगा। बिल्कुल। अब अगर आप उस फ्रिज को छुएंगी तो करंट आपके शरीर से होकर जमीन में जाने की कोशिश करेगा और आपको बहुत तेज झटका लगेगा जो जानलेवा भी हो सकता है। डर लग रहा है सुनकर ही। यहीं पर हरा तार काम आता है। हरा तार फ्रिज की बॉडी से जुड़ा होता है और सीधे घर के बाहर जमीन में काफी गहराई तक गाड़ दिया जाता है। बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। आसान रास्ता? हाँ, इंसान के शरीर का जो प्रतिरोध है वो हरे तार से ज्यादा होता है, तो करंट इंसान के शरीर में जाने के बजाय तुरंत उस हरे तार के जरिए जमीन में यानी अर्थ में चला जाता है। यानी वो हरा तार चुपचाप पीछे खड़ा रहता है और किसी खतरे के समय हमारी जान बचा लेता है। बिल्कुल, बिना कोई आवाज किए। शायद यही कारण है कि इन नोट्स के आखिरी हिस्से में लिखा है कि एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में फ्यूज के गुण, डायनेमो मोटर के अंतर और इस हरे तार की अहमियत पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि परीक्षा बनाने वाले भी ये बात समझते हैं कि जो व्यक्ति कल को किसी सरकारी विभाग का हिस्सा बनेगा या रेलवे का संचालन करेगा, उसे कम से कम इन बुनियादी सुरक्षा नियमों की समझ होनी चाहिए। सही बात है। आज की हमारी ये चर्चा सचमुच आंखें खोल देने वाली रही। हमने शुरुआत की थी उन बेचैन इलेक्ट्रॉनों से जो दौड़ने के लिए बेताब हैं। हमने देखा कि कैसे चांदी की महंगी सड़कों को छोड़कर वे तांबे के तारों में सफर करते हैं। और हमने उस बाउंसर को भी समझा। हाँ, वो बाउंसर जो आज हमारे स्मार्टफोन्स चला रहा है। हमने जाना कि एसी करंट कहीं जाता नहीं, बस अपनी जगह पर कांपते हुए ऊर्जा की लहरें भेजता है। हमने ओम के नियम के ट्रैफिक जैम को देखा, टंगस्टन के बल्ब की उस हताशा भरी चमक को महसूस किया और एक फ्यूज की उस कुर्बानी को समझा जो हमारे घरों को जलने से बचाती है। और फैराडे के उस चमत्कार को भी, जिसने सिर्फ एक चुंबक घुमाकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। सही बात है। इन स्टडी नोट्स के पन्नों में सचमुच एक पूरा ब्रह्मांड छुपा था। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। बताइए, वो क्या है? चर्चा की शुरुआत में हमने अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर्स का जिक्र किया था। नोट्स बताते हैं कि ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध शून्य होता है, जीरो रेजिस्टेंस। इनमें करंट बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गर्मी पैदा किए अनंत काल तक दौड़ सकता है। हाँ, ये भौतिकी का एक बड़ा सपना है। अभी की समस्या ये है कि विज्ञान ऐसे अतिचालक सिर्फ बहुत ही ठंडे तापमान पर यानी -डिग्री सेल्सियस में ही बना पाया है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में कोई वैज्ञानिक कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर काम करने वाला अतिचालक खोज ले तो क्या होगा? दुनिया ही बदल जाएगी। बिल्कुल। हमारे कंप्यूटर कभी गर्म नहीं होंगे, पंखे में आवाज नहीं होगी, पावर प्लांट से घर तक आने में 1 वॉट बिजली भी बर्बाद नहीं होगी। हमारी पूरी दुनिया की पावर ग्रिड हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। शून्य रुकावट का मतलब है अनंत संभावनाएं। ये विचार तो सच में रोंगटे खाली कर देने वाला है ना? तो अगली बार जब आप दीवार का वो साधारण सा स्विच ऑन करें तो तारों के अंदर दौड़ती उस अदृश्य लहर और भविष्य की इन अनंत संभावनाओं के बारे में जरूर विचार कीजिएगा।